क्वांती मुसलमान हो चुकी थी। वो यसुताई के साथ ही कराकोरम शहर आ गई थी। उसने अपने मुकद्दर अपनी जात को मुकम्मल तौर पर यसुताई के साथ वाबस्ता कर लिया था। जंग से वापस आने के बाद एक रोज यसुताई और एगोरी बुलाई और कर्तीना की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए गए। क्वांती भी उनके साथ थी। जब वो फारिग हुए तो क्वांती बड़ी चाहत और अकीदत के साथ कब्रों के पास ही बैठ गई। इस मौके पर एगोरी ने यसुताई से कहा, यसुताई बेटे, तुम जरा अलहदगी में मेरी बात सुनो। यसुताई कुछ कहना चाहता था कि एगोरी ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसे अपने साथ आने को कहा। वो खामोशी से उसके साथ हो लिया तो एगोरी ने क्वांती को मुखातिब करके कहा, क्वांती मेरी बेटी, तुम जरा देर के लिए यहीं बैठो। मैंने यसुताई से एक खास बात करनी है। हम अभी आते हैं, इस हरकत का बुरा न मानना बेटी। क्वांती ने मुस्कुराकर असबात में सर हिला दिया तो एगोरी यसुताई का हाथ पकड़कर एक चट्टान की तरफ ले गया। दोनों वहां बैठ गए। फिर एगोरी ने मशवरा देने के अंदाज में यसुताई से कहा, ए यसुताई, मेरी ख्वाहिश है कि तुम फिलफौर बल्कि आज ही क्वांती के साथ शादी कर लो। यसुताई ने हैरत और ताज्जुब से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो अम एगोरी? क्वांती ने मेरे पास पनाह ले रखी है। मैं उसकी मर्जी के बगैर कैसे और क्यों कर उससे शादी कर सकता हूं? एगोरी ने अपनी आवाज में जोर पैदा करते हुए कहा, तुम उसकी रजामंदी मुझ पर छोड़ दो, अपनी बात करो। यसुताई ने फैसला कुन अंदाज में कहा, नहीं, क्वांती की रजामंदी के बगैर इस मसले पर बात नहीं की जा सकती, और अगर इस मौके पर क्वांती से आप उसकी रजामंदी हासिल कर भी लें तब भी मैं उससे फिलफौर शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अहद कर रखा है कि मैं शादी तब करूंगा जब मेरी माँ और बहन मुझे मिल जाएंगी। और ए एगोरी, तुम जानते हो कि मेरा यही वादा कर्तीना से भी था। एगोरी ने बहस करते हुए कहा, लेकिन ये अहद तुमने किसी फर्द से नहीं कर रखा है कि इस पर तुम्हें हर सूरत में अमल करना पड़े। तुम्हारा ये अहद तुम्हारी अपनी जात से है, लिहाजा इसमें बदलते हालात के मुताबिक किसी भी वक्त तब्दीली की जा सकती है। सुनो यसुताई, अगर शादी किए बगैर क्वांती को अमन की सूरत में तुम अपने घर या खैमे में जंग के दौरान रखते हो तो ये बड़ा मायूब अमल होगा। लोग तुम पर तरह तरह के इल्जाम तराशियां कर सकते हैं कि एक जवान और पराई लड़की को तुमने क्यों अपने साथ रखा हुआ है, और फिर ये भी सुन रखो कि क्वांती का ताल्लुक शाही खानदान से है और किसी दौर में वो चीन की हर दिल अजीज शहजादी भी रही है। लिहाजा खुद चंगेज खान के या उसके भाइयों बेटों में से कोई भी किसी भी वक्त अपना हक जताने को खड़ा हो सकता है। ऐसी सूरत में या तो क्वांती तुम्हारे हाथों से जाती रहेगी, और अगर क्वांती के अलावा तुम्हारे किसी और से शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरी ये बात याद रखो कि ये लोग क्वांती को कत्ल भी कर सकते हैं। यसुताई ने इंतहाई सुकून और इत्मीनान से जवाब दिया, जहां तक क्वांती के हर वक्त मेरे साथ रहने का ताल्लुक है तो मैं जंग में उसे अपने साथ अपने खैमे में ना रखा करूंगा। जंग के दौर में वो कराकोरम में मेरे घर में रहा करेगी, और इसमें चंगेज खान से कहकर तुम्हें भी यहाँ क्वांती के पास छोड़ जाया करूंगा। रही बात उसके शाही खानदान से होने की वजह से छिन जाने की, तो मैं चंगेज खान से क्वांती के मुतालिक तफसील से बात कर चुका हूँ। उसने मुझे जवाब दिया था कि तुम क्वांती को अपने साथ रखो और जब चाहो उससे शादी कर लो। अब बोलो अम एगोरी, अब तुम क्या कहते हो? एगोरी ने जोरदार आवाज में कहा, मैं अब भी कहता हूं कि तुम्हें आज ही क्वांती से शादी कर लेनी चाहिए। सुनो, अगर तुम क्वांती को यहाँ कराकोरम शहर में मेरी हिफाजत के अंदर छोड़ जाते हो तो मैं डरता हूं कि बेचारी गरीबुल वतन क्वांती का हशर भी कहीं कर्तीना जैसा ही ना हो जाए। और हाँ यसुताई, माँ और बहन के मिल जाने के बाद भी तो क्वांती से शादी करने में कबाहत होगी, इसलिए कि जब तुम अपनी माँ और बहन से मिलोगे तो क्या उन दोनों से तुम क्वांती का ये कहकर तारुफ करवाओगे कि ये मेरी होने वाली बीवी है? ये इंतहाई खफीफ और हल्की बात होगी, इसलिए तुम क्वांती से शादी कर लो, और जब तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन मिलें तो उन्हें ये कहकर क्वांती से मुतारिफ करा सकोगे कि ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी माँ, ये मेरी बीवी क्वांती है। इस इंकिशाफ पर वो ज्यादा खुश होंगी। यसुताई की गर्दन कुछ झुक सी गई और वो बेहद संजीदा दिखाई देने लगा, पर उसने भारी आवाज में कहा, अम्मे गौरी, तुम्हारी बातों में यकीनन वजन है, लेकिन क्वांती के मर्जी के बगैर ये शादी इस कदर जल्दी में कैसे की जा सकती है? एगोरी ने यसुताई की इस कैफियत पर इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए कहा, ऐ यसुताई, तुम बार बार क्वांती की रजामंदी का मुतालबा क्यों करते हो? मैंने कहा ना कि उसकी रजामंदी मुझ पर छोड़ दो। फिर भी अगर तुम खुलकर ही क्वांती से मुताल्लिक जानना चाहते हो तो सुनो, शाही महल्लात के नाजो नाम में परवरिश पाने वाली क्वांती तुम्हें पसंद करती है। अगर ऐसा ना होता तो वो अपनों से बचती बचाती तुम्हारे पास क्यों चली आती? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता था जो वो तुम्हारे पास रात की तारीकी और बर्फबारी में बेधड़क चली आई? ऐ यसुताई,
اگر اس تاریک اور برفانی رات میں وہ تمہارے خیمے میں آئی تھی تو اس گرم عمر میں اس سرد لڑکی کی حالت ٹوٹی ہوئی چوڑی سے زیادہ نہیں تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس کے پاس اپنی خالی آنکھوں، بھیگے آنچل اور کپکپاتے ہونٹوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پاس جو خرجین تھی اس میں چند جوڑے کپڑوں اور چند سکوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اے یسوتائی، اس کی چاہت تمہارے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے پھول کی خوشبو سے، چاندنی کی مہتاب سے، پانی کی موجوں سے۔ اے یسوتائی، میں یہ گفتگو اس بنا پر کر رہا ہوں کہ میرے پوچھنے پر کوانتی تم سے چاہت کا اظہار کر چکی ہے اور تمہاری خاطر وہ اجالوں، شراروں، اندھیروں اور ویرانوں، ہولناک عذابوں کی شکنوں میں بھی پھلانگ سکتی ہے۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے وہ نازک سی لڑکی ننگے پاؤں آگ پر چلنے کو بھی تیار ہے۔ تمہاری رفاقت کی خاطر وہ اپنے آپ کو سرے نوکے سنا بھی کھڑا کر سکتی ہے۔ اے یسوتائی، میری مانو تو کوانتی سے شادی کر لو۔ اس طرح اس کے دل سے غریب الوطن ہونے کا احساس جاتا رہے گا۔ اس کے دل میں یہ کھٹکا نہیں رہے گا کہ تمہارے گھر میں وہ غیر اور اجنبی ہے۔ اے یسوتائی، قسم اللہ پاک کی، کوانتی کا تم پر ایسا اعتماد ہے کہ تمہاری خاطر روایتوں کے کوہساروں اور عقیدوں کے صحرا کو اندھا قرار دے سکتی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ بیچاری تمہاری ماں اور بہن کے ملنے تک دکھوں کے جھیل کے کنارے بیٹھی روتی رہے، روحوں کی وادیوں میں تمہاری چاہت اور ہمدردی کی تلاش میں ایک ہرن جذبے کی طرح بھاگتی رہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نازک اور خوبصورت اور معصوم لڑکی تمہاری ذات کے قرب کے انتظار میں روایتوں کی اندھی فصیلوں اور عداوتوں کی ظالم وادیوں میں اتر کر ایک ریشمی لڑکی سے پتھروں کے قبیلے کی کوئی سخت جان دوشیزہ بن جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے انتظار میں وہ ہر طرف سے بے یار و مددگار ہو کر تمہارے گھر میں پڑ رہے اور جلد یا بدیر اس کا بھی ویسا ہی کربناک انجام ہو جو قرطینہ کا ہوا؟ اے یسوتائی، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو پھر میں سمجھوں گا کہ تمہیں کوانتی سے کوئی انس اور ہمدردی نہیں ہے۔ یسوتائی نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ام ایغوری، تم تو بہترین مقرر ہو سکتے ہو۔ بخدا تم نے کیا خوب اور مدلل تقریر کی ہے، اور تمہاری اس تقریر کے جواب میں اے ام، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری خواہش کے مطابق میں آج ہی کوانتی سے شادی کر لوں گا۔ تم اس سلسلے میں گھر میں جا کر کوانتی سے بات کرو۔ میں یہاں سے سیدھا چنگیز خان کی طرف جاؤں گا اور اس موضوع پر اس سے بات کروں گا، کیونکہ اس شادی میں کم از کم چنگیز خان اور تموجو کا شامل ہونا ضروری ہے۔ چنگیز خان کا اس لیے کہ وہ منگولوں کا حاکم اعلیٰ ہے، اور تموجو کا اس لیے کہ اس نے میری پرورش ایک بیٹا سمجھ کر کی ہے۔ یہ سن کر ایغوری کی حالت قابل دید ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور یسوتائی سے بولا، اٹھو پھر چلیں، دیر کاہے کی؟ وہ دونوں اٹھ کر قبروں کے پاس آئے جہاں کوانتی ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایغوری نے اسے مخاطب کر کے کہا، آؤ بیٹی چلیں، تم بوریت کی آخری حدوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ کوانتی اٹھ کر ان دونوں کے ساتھ بولی، پھر مسکراتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا، اے ام، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یسوتائی نے دیکھا کوانتی نے قبروں پر بنفشے کے ڈھیروں پھول ڈال دیے تھے اور کچھ پھول اس کے ہاتھ میں تھے جنہیں وہ لہراتی ہوئی ان دونوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب وہ گھر کے قریب آئے اور کوانتی کے ساتھ گھر کی طرف جانے کی بجائے یسوتائی سیدھا آگے بڑھ گیا تو کوانتی نے فکر مندی سے پوچھا، گھر تو آ گیا ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا آپ؟ یسوتائی نے کوانتی کی طرف دیکھا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا، اے کوانتی، تم ام ایغوری کے ساتھ گھر چلو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ کوانتی نے بچوں کی طرح چاہت آمیز ضد کرنے کے انداز میں کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس پر ایغوری نے دخل دیتے ہوئے کہا، یسوتائی تم جاؤ بیٹے۔ پھر اس نے کوانتی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، یسوتائی تمہاری ہی بہتری کے لیے چنگیز خان کی طرف جا رہا ہے، تم آؤ میرے ساتھ گھر میں۔ پہلے میری بات سنو، پھر تم خود ہی جان جاؤ گی کہ یسوتائی ادھر کیوں جا رہا ہے۔ کوانتی خاموش ہو گئی۔ یسوتائی آگے بڑھ گیا جبکہ ایغوری اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ دونوں دیوان خانے میں آئے اور وہاں پہنچتے ہی کوانتی نے ایغوری سے کہا، اے ام، آپ بیٹھیے، میں مہمان خانے کے آتش دان میں آگ روشن کرتی ہوں، آج کچھ سردی زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ ایغوری نے کہا، اے میری بیٹی، آتش دان میں آگ روشن کرنے سے قبل میری بات سنو اور یہاں میرے سامنے آ کر بیٹھو۔ کوانتی جب ایغوری کے سامنے آ بیٹھی تو ایغوری نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی،
शायद तुमने वहां कर्तीना और बुलाई की खबरों के पास बैठकर सोचा होगा कि मैंने यसुताई को अलहदा ले जाकर न जाने क्या बात की है। ए मेरी बेटी, तुम मेरी इस हरकत पर मुझसे बदगुमान न हो जाना। क्वांती ने सादतमंदी से कहा, ए मैं तो ये जानती हूं कि आप मेरे बाप की जगह हैं। मैं नहीं जानती कि आपने अलहदगी में यसुताई से क्या कहा, लेकिन मुझे ये एतमाद है, ये भरोसा है कि आपने उनसे जो कुछ भी कहा होगा उसमें मेरे नुकसान और खसारे की कोई बात नहीं होगी। क्वांती की बात पर एगोरी खुश हो गया। फिर उसने कहा, ए मेरी बेटी, तेरे की हैसियत से मैंने वाकई तेरी बेहतरी और भले की ही बात की है। ए मेरी बेटी, अगर मैं आज ही और थोड़ी देर बाद ही तेरी और यसुताई की शादी का बंदोबस्त कर दूं तो तुझे इस पर कोई एतराज तो नहीं होगा। एगोरी की बात पर क्वांती की गर्दन झुक गई। खुशी और शादमानी, सरूर और नशात में वो ऐसी हो गई थी जैसे गुलाबी बरखा के मौसम में सावन की पहली बारिश का कोई कतरा जमीन पर गिरकर उसके जिस्म को महका गया हो, जैसे फजाओं में, हवाओं में, बहारों में, सब्जाजारों में फिरदौस के खुशरंग तुयूर रक्स कुना हो गए हों। जैसे क्वांती के बदन से मंजर मंजर निखरती चांदनी और कदम कदम एहसास को अमर करती हुई खुशबू लिपट गई हो। ऐसा लगता था जैसे बारिश से निखरी मिट्टी की तरह उसके जिस्म के जर्रे जर्रे में महक भर गई हो। उसकी आंखों में खुशियों में लिपटी ख्वाहिशात की तकमील के हुरूफ रक्स कर रहे थे। उसके चेहरे पर ऐसी आसूदगी थी जैसे गूंगे को नुत्क और अंधे को बसीरत मिल गई हो। क्वांती ने कोई जवाब न दिया, उसकी गर्दन झुकी रही। एगोरी ने फिर एक लुत्फ मेहरबानी से कहा, ए क्वांती, मेरे सवाल का जवाब खामोशी नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूं। हाथ में थामे हुए बनफशे के फूल क्वांती ने एक तरफ रख दिए और हया में दबी और शर्म में डूबी आवाज में कहा, ए मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप जानते हैं कि यसुताई मेरी मंजिल है, फिर मैं क्यों कर आपके इस फैसले से इख्तिलाफ कर सकती हूँ? एगोरी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, ए मेरी बेटी, अगर ऐसा है तो फिर रोशनदान में आग रोशन करो और देखो, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, लिहाजा यसुताई के आने से पहले पहले खाना तैयार कर लो। क्वांती ने उठते हुए पूछा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो चंगेज खान की तरफ क्यों गए हैं? एगोरी ने तमानियत से कहा, मैं और यसुताई आपस में फैसला कर चुके हैं कि ये शादी आज ही होगी, लिहाजा वो चंगेज खान और उसके छोटे भाई तमूजो को इत्तला करने गया है कि वो आज ही क्वांती से शादी कर रहा है। क्वांती ने फौरन पूछा, ए आपने उन्हें इस शादी पर मजबूर तो नहीं किया? अगर आपने उन पर मेरी मजबूरी और बेख्तियारी, मेरी बेबसी और नाचारी का इजहार करके उन्हें अजराहे हमदर्दी और गमखारी मेरे साथ शादी करने पर मजबूर किया है तो ये अच्छा नहीं है, और अगर वो ऐसा करने पर खुद रजामंद हुए हैं तो मैं समझती हूँ ये मेरी खुशनसीबी है। ए आप जानते हैं मैं उन्हें बेहद पसंद करती हूँ, तब से जब वो पहली बार लश्कर लेकर हमारी मदद के लिए हमारी सरजमीनों की तरफ गए थे। आप ये भी जानते हैं कि मैं उन्हें अपनी मंजिल और अल्लाह के बाद उन्हें अपना आखिरी सहारा समझती हूँ, लेकिन फिर भी उनके साथ सारी चाहत और मोहब्बत और रग़बत और तलब के बावजूद मैं ये पसंद नहीं करूँगी कि उन्हें ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी का साथी बना दिया जाए। ऐसी सूरत में तो एक लौंडी, एक बांदी की तरह उनकी खिदमत और देखभाल करके उन्हें खुश रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन वो मुझे खुश नहीं रख सकेंगे। ए मैं तो अभी तक ये भी नहीं जान सकी कि यसुताई के मेरे मुताल्लिक ख्यालात क्या हैं, वो मुझे पसंद भी करते हैं या नहीं, या ये कि उन्होंने यूं ही अजराहे हमदर्दी मुझे अपने यहाँ पनाह दे रखी है। एगोरी ने गहरे तबस्सुम से कहा, ए बेटी, अगर तू यसुताई के बारे में खुलकर ही सुनना चाहती है तो सुन। जिस तरह तुम यसुताई को चाहती हो इसी तरह वो भी तुम्हें बेहद पसंद करता है, और इसका इजहार उसने उस वक्त खुलकर मेरे सामने किया है जिस वक्त तुम कर्तीना और बोलाई की कब्रों पर बैठी थी। ए बेटी, मैंने तो उसे सिर्फ जल्द शादी करने पर आमादा किया है। उसका इरादा था कि अपनी माँ और बहन के मिलने पर तुमसे शादी करेगा, लेकिन मैंने उसे समझाया है कि क्वांती उस वक्त तक एक पराई लड़की है जब तक तुम्हारी उससे शादी नहीं हो जाती, और अमन की हालत में उसका तुम्हारे घर और जंग की सूरत में तुम्हारे खैमे में रहना लोगों की निगाहों में मायूब समझा जाएगा। बस ये बात उसकी समझ में आ गई और वो आज ही शादी करने पर रजामंद हो गया। एगोरी के इस इंकिशाफ पर के यसुताई उसे पसंद करता है, क्वांती की कैफियत खुशी में उस शोखो हसीन कोहिस्तानी दोशीज़ा जैसी हो गई जिसके अकेलेपन की कथा में चाहतों और मोहब्बतों का रस शामिल हो गया हो, और जिसने उसके कोरे उछूते मगर सूने बदन को कुंदन करके रख दिया हो।
क्वांती की आंखों में अनगिनत मीठी लहरें रक्स कर रही थीं। वो उस समय बच्चों की आवाज़ों, माँ की नेक दुआओं, वफा की तंजील और जुगनुओं के मेले जैसी पुरकशिश और जाज़िबे नज़र हो गई थी। वो ऐसा महसूस कर रही थी गोया तकदीर के फरिश्तों ने उसकी जिंदगी में हर सू रंग ही रंग बखेर दिए हों। वो अपनी बेगुनाह खुशियों और मुस्कुराहटों को दबाती हुई सिर्फ इतना ही कह पाई, ए अम्मे गौरी, अगर यसुताई भी मुझे पसंद करते हैं तो मैं खुशबख्त हूँ। फिर वो वहां से हटकर घर के कामों में लग गई। यसुताई जब चंगेज खान की रिहायशगाह के करीब गया तो उसने देखा चंगेज खान और तमोजो कहीं जा रहे थे। यसुताई को देखकर वो दोनों रुक गए। यसुताई उनके करीब आया और पूछा, क्या आप कहीं जा रहे हैं? चंगेज खान ने कहा, हम जरा कसार और मलकूती की तरफ जा रहे हैं, तुम्हें कोई काम हो तो कहो। यसुताई ने शर्माते हुए कहा, ए खान, मैं आप और अम तमूजो को ये बताने आया था कि मैं आज ही बल्कि अभी क्वांती से शादी कर रहा हूँ। तमूजो के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर गईं और आगे बढ़कर उसने यसुताई को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, ए यसुताई, तूने कैसा उम्दा, खूबसूरत और बरवक्त फैसला किया है। कसम बोगदो की, तुम्हारी शादी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, लिहाजा इसके सारे अखराजात मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। इस पर चंगेज खान ने कहा, ए तमोजो, जिस काम के लिए हम मलकूती और कसार की तरफ जा रहे हैं इसे मुलतवी कर दो, हम पहले यसुताई की शादी में शामिल होंगे। तमूजो ने फिर यसुताई से कहा, ए यसुताई, देख, तू शादी के लिए कुछ तगोदो न करना, क्योंकि जब करतीना यहाँ आई थी तो मैंने इरादा कर लिया था कि जनूबी मुहिम से वापसी पर मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा। लिहाजा मैंने उसके लिए कुछ जेवरात और मलबूसात बनाए थे और वही अब क्वांती के काम आएंगे। यसुताई, तुम अब घर लौट जाओ, मैं अभी किसी को भेजकर तुम्हारी मस्जिद के इमाम को बुलवाता हूँ। इसके अलावा दीगर सारे इंतजामात भी मुझ पर छोड़ दो, फिर देखो कैसे जश्न और धूमधाम के साथ मैं तेरी शादी का बंदोबस्त करता हूँ। तमूजो के कहने पर यसुताई वापस चला गया। यसुताई जब घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा क्वांती खुशी में झूमती हुई और भाग भाग कर घर के काम कर रही थी। उसे देखकर वो शर्माती हुई मकान के दूसरे हिस्से में चली गई। यसुताई मेहमान खाने में एगोरी के पास जा बैठा और उससे कहा, ए अम, मैंने चंगेज खान और तमोजो को इत्तला कर दी है, वो शादी का इंतजाम खुद ही कर लेंगे। फिर वो दोनों घरेलू मामलात पर गुफ्तगू करने लगे। थोड़ी देर बाद चंगेज खान और तमोजो, उनके भाई, बेटे, बेटियां, बीवियां और दीगर अनगिनत लोग यसुताई के घर में दाखिल हुए। इनमें मकूली, सोबदाई और जबी नौयान भी शामिल थे। मंगोल जवान रंग बरंगे लिबास पहने दफे बजा रहे थे, जबकि उनकी लय पर हसीन मंगोल लड़कियां रक्स कर रही थीं। फिर इसी जश्न के समय में यसुताई और क्वांती की शादी हो गई। जाड़ा अपने साथ बर्फबारी के तूफान और मुंजमद कर देने वाली आंधियों के झक्कड़ लेकर रुखसत हो गया। रुत बदली, खजां पर बहार गालिब आने लगी, माहो साल भी बदल गए। सन 1213 ईस्वी खत्म हो गया और सन 1214 ईस्वी शुरू हो गया। यसुताई एक रोज भागता हुआ घर में दाखिल हुआ। क्वांती उसे इस हाल में देखकर परेशान हो गई। तेजी से वो यसुताई के पास आई और पूछा, आप इस तरह भाग कर क्यों आ रहे हैं? खैरियत तो है? इतने में एगोरी भी उनके पास आ खड़ा हुआ। अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए यसुताई ने कहा, है तो खैरियत, हमारा लश्कर अभी थोड़ी देर तक चीन पर दोबारा हमलावर होने के लिए यहाँ से कूच करने वाला है। ए क्वांती, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम घर पर रहोगी या मेरे साथ लश्कर में रहना पसंद करोगी? क्वांती ने कुछ सोचने और फैसला करने के बाद कहा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, इसके बाद मैं अपनी तमन्ना का इजहार करूंगी। यसुताई ने बिला तामुल कह दिया, क्वांती, सच्ची और ईमानदारी की बात यह है कि मेरा आराम, मेरा सुकून और मेरा चैन और दिल बस्तगी तो इसी में है कि तुम मेरे साथ लश्कर में रहो। क्वांती ने दिलफरेब मुस्कुराहट से कहा, जो मैं चाहती थी उसका इजहार आपने खुद कर दिया है, मैं आपके साथ लश्कर में रहूंगी। यसुताई ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम दोनों तैयारी करो, एगोरी भी हमारे साथ जाएगा। फिर वो तीनों कूच की तैयारी करने लगे। सन 1214 के मौसम बहार का पहला सब्जा उगा तो चंगेज खान ने अपने लश्कर के साथ सहराए गोबी से चीन की तरफ कूच किया। पहले हमले के दौरान चूंकि लियाओ कौम ने चीन का मातहत होने के बावजूद दाई दंग के खिलाफ चंगेज खान का साथ दिया था, लिहाजा चंगेज खान की वापसी के बाद दाई दंग ने इस कौम पर मजालिम की इंतहा कर दी थी और उसने एक लश्कर भेजकर लियाओ के मरकजी शहर लियाओ तिंग का मुहासरा कर लिया था।
وہ چاہتا تھا کہ لیاؤ قوم کا قتل عام کر کے اس سے چنگیز خان کا ساتھ دینے کا انتقام لے، لیکن یہ محاصرہ ابھی جاری تھا کہ چنگیز خان نے چین پر دوسرا حملہ کر دیا۔